नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे अपनी खास पेशकश की, जहां दिल्ली में कल शाम लाल किले के पास 6:52 पर ऐसा ब्लास्ट हुआ कि अब तक दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल उठा है। जहां लगातार आपको बता दें कि तहकीकात की जा रही है। लाल किले पर देश की सभी जांच एजेंसियां जांच में इस वक्त जुटी हुई है। हर एंगल से तलाश की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये दिल्ली में 10-11 साजिश थी या फिर कोई हादसा। ऐसे में सवाल तो कई उठ रहे हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब भी हम जरूर जानेंगे, क्योंकि लगातार एनएसजी और तमाम जो टीमें हैं एनआईए की, वो मौके पर मुस्तैद हैं। वो लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और इसमें तहकीकात की जा रही है। जो वहां पर जिस केमिकल का इस्तेमाल किया गया था विस्फोट के दौरान, वो केमिकल क्या था, उससे कितना घातक अटैक हो सकता था, इन तमाम चीजों के बारे में। हालांकि पुलिस की तरफ से कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है कि आतंकी हमला था या नहीं था। फिलहाल प्राथमिकी जांच में सीएनजी ब्लास्ट बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से कल देर रात से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ये तो बहुत आसान भाषा में समझा जा सकता है कि वो सीएनजी ब्लास्ट नहीं था। अब पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट का फिलहाल हर किसी को इंतजार है कि अब पुलिस की तहकीकात, प्राथमिकी जांच कहां तक पहुंची है, उसका पूरा देश उस वक्त इंतजार कर रहा है। क्योंकि 14 साल बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में एक ऐसा भयानक विस्फोट हुआ जिसमें अब तक 8 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और जो लोग घायल हैं उनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है, जो कि अभी गंभीर अवस्था में है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी लगातार बैठकों का सिलसिला यहां पर देखने को मिला। आला अधिकारियों से एक एक यहां पर फीडबैक लिया है कि मौके पर क्या स्थिति है, आगे किस तरह से सुधार किया जा रहा है, और जिन लोगों का हाथ है भी इस अटैक में, इस बड़े घटनाक्रम में, उनकी जांच को लेकर किस तरह की चीजें अब तक सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपको कल देर की रात की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें किस तरह से तस्वीरें, जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट पर पीएम मोदी का भी बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट ने सबको व्यथित कर दिया है। मैं पूरी रात मीटिंग करता रहा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। साथ ही वो इस स्पीच के दौरान काफी भावुक होते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा जांच एजेंसियां तह तक जाएंगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और उस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो देखिए 6:52 पर दिल्ली के लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर जो कल धमाका हुआ, उस धमाके ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। इतना भीषण, इतना भयावह धमाका था कि 14 साल पहले जो धमाका हुआ था उसकी याद आ गई, जिसमें तकरीबन 30 से ज्यादा लोग कि इस काल के गाल में समा गए थे। लेकिन कल हादसे का अगर जिक्र किया जाए, कल घटनाक्रम का अगर जिक्र किया जाए, तो धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सामान्य तो देखने को मिल रही हैं, लेकिन बेहद ही तनावपूर्ण है। इस वक्त दिल्ली पुलिस के सामने और तमाम टीमों के सामने बहुत ज्यादा यहां पर चुनौती है। और देखिए तस्वीरें आपको धमाके के बाद की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश यही की जा रही है कि जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसे किसी तरह से कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन अभी तक जो हालात है वो बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में कल एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त एलएनजेपी अस्पताल में जारी है। हालांकि अभी सबके मन में सवाल यही उठ रहा है कि जो ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ये महज हादसा था या सोची समझी साजिश थी। और अगर सोची समझी साजिश है और फिदाइन अटैक का जिस तरह से जिक्र बार बार किया जा रहा है, एजेंसी के सूत्रों के हवाले से जो बड़ी अपडेट मिली है उसके तहत भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये फिदाइन हमला है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा अटैक होगा यहां पर। अब ऐसे में ग्राफिक्स के माध्यम से उमर की कहानी आप समझिए, जो कि पूरा मास्टरमाइंड यहां पर बताया जा रहा है। ऐसे में पुलवामा का रहने वाला ये उमर है, पिता का नाम नबी भट्ट है। भाई बहन
दो भाई और एक बहन है। पढ़ाई श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से की है। ये उमर के बारे में आपको बता रहे हैं कि उमर आखिर है कौन जिसका नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि उमर के बारे में अभी तक कुछ भी पता किसी भी पुलिस प्रशासन या टीम को नहीं लग पाया। वही अनंतनाग से अब फरीदाबाद का कनेक्शन निकल रहा है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जहां सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील का करीबी माना जा रहा है, और डॉक्टर अदील वही जिसकी कल सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई। भाई आमिर के नाम पर कार खरीदी गई थी। कार का पेमेंट डॉक्टर उमर ने किया, जहां आमिर पुलवामा में रहता है, और ये कनेक्शन खंगालने की कोशिश की जा रही है। अब एक और ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये भी समझिए कि डॉक्टर शाहीन का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ चुका है। डॉक्टर शाहीन जैश महिला विंग हेड है। डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है। जमात उल मोमिनात जैश का महिला विंग, जहां मसूद अजहर की बहन, पाकिस्तान की हेड सादिया का पति, कंधार हाईजैक का जो मामला सामने आया था उसमें भी हाथ इस दौरान बताया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि जो फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन भारत में एक्टिव, जहां पर डॉक्टर शाहीन के पास भारत में भर्ती तक की जिम्मेदारी है, और ऐसे में ये लोग जानबूझकर सोची समझी साजिश को अंजाम देते थे, और जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो उन लोगों को अपने झांसे में यहाँ पर फंसाया जाता था, और फिर उनका ब्रेन वॉश करके इस तरह से आतंकी गतिविधि में उनकी संलिप्तता यहाँ पर करवाई जाती थी, और इस तरह से यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया है वो एक अलग ही लेवल पर चल रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे पर्दाफाश जरूर होगा, और उसी का इंतजार किया जा रहा है कि इस पूरे मामले से जल्द पर्दा उठ सके। जो भी सब कुछ है वो हर किसी के सामने हो। अगर ये आतंकी हमला है तो फिर इस बार देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और पाकिस्तान से कनेक्शन है तो भारत तो इस बार कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भारत पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक्ट ऑफ टेरर का यहां पर चेतावनी दे चुका है। लेकिन ये दिल्ली को केंद्र बनाना, दिल्ली को निशाना बनाना, जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही हो जाती है उसे निशाना बनाना, मासूम लोगों की जान लेना, निश्चित तौर पर ये आगे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली पूर्व डीसीपी एल.एन. राव जी। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका, और पहला रिएक्शन में इसी पर आपका लूंगी कि आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कि ये कोई हादसा है या सोची समझी साजिश, जिस तरह से अब फिदायीन हमला भी सामने आ रहा है। नमस्कार मैम, ये कोई हादसा वाला तो बात कल रात तक चल रही थी कि हादसा है या फिदायीन अटैक है या टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उस पे अभी मोस्ट लाइकली विराम लग चुका है, क्योंकि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जो कर रही है टीम स्पेशल सेल ने, उन्होंने इस केस को यूएपी एक्ट में, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज, उसमें दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और कहीं न कहीं ये एक्सप्लोजन उग्रवादी घटना की तरफ इंगित कर रहा है। भले ही पुलिस ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सारे के सारे जितने भी सबूत हैं वो चिल्ला कर कह रहे हैं ये आतंकवादी घटना है, और इस आतंकवादी घटना को इन्वेस्टिगेशन भी बड़े सीरियसली किया जा रहा है। एनएसजी के लोग और दूसरे एफएसएल की टीम वहाँ पर आई है, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक्सप्लोसिव था तो कौन सा एक्सप्लोसिव इसमें यूज हुआ है। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, और मौके पे जितने सबूत मिले हैं वो आप देख ही रहे हैं से कि सभी लोग किस प्रकार से सीरियसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं, एफएसएल के मदद ले रहे हैं, एनएसजी के लोगों की मदद ले रहे हैं। ये सारी चीजें अभी यही इशारा कर रही हैं कि ये किसी न किसी तरह से उग्रवादी है का एक्ट है, और खास तौर से लग रहा है कि इसमें अगर अमोनियम नाइट्रेट कहीं कल की जो रिकवरी है फरीदाबाद की, उससे कहीं कनेक्टेड ना हो, ये भी देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उमर शेख है वो उसकी जो गाड़ी जिसका के पास ऑलरेडी देखी गई थी कल, और उसमें गाड़ी में वो उसका फोटो भी कहीं किसी चैनल ने बताया कि उसी का है, फरीदाबाद से एंट्री करते हुए देखा गया है उसको। तो ये सब चीजें चिल्ला कर कह रही है कि ये डेफिनेटली कोई न कोई प्लानिंग का हिस्सा है, और सोची समझी साजिश करने के बाद ये कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इतना बड़ा धमाका कोई ऐसे ही कोई किसी और ब्लास्ट से होना बहुत संभव नहीं है। जितना नुकसान हुआ है, जब प्राथमिकी जांच इस दौरान देखने को मिल रही थी तब ये कहा जा रहा था कि सीएनजी ब्लास्ट है, लेकिन कल से ही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये प्राथमिकी जांच में सीएनजी ब्लास्ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट इतना भयानक, इतना भयावह नहीं हो सकता, और ये किसी तरह का कोई सोची समझी साजिश है। लेकिन सर, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी, जिसमें सबसे ज्यादा इसमें नाम हाईलाइट हो रहा है उमर का, i20 कार का, उसको लेकर आपका ओपिनियन क्या है? उमर क्या इस
हादसे का शिकार हो गया है, इस घटनाक्रम का शिकार हो गया है? क्योंकि जो यहाँ पर केमिकल उसकी गाड़ी में था, जो विस्फोट हुआ, उससे आपको लग रहा है कि किसी तरह से उमर के बचने की संभावना है, इसीलिए इसको शायद फिदायीन हमले का जो नजरिया है वो दिया जा रहा है? यस मैम, देखिए इसका उम्र का इसके साथ में कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर है, क्योंकि I-20 निश्चित है इस ब्लास्ट में शामिल हुई है। हाँ। I-20 को कल फरीदाबाद से आते हुए देखा गया, ये जी। तय है। और इसको कोई ना कोई तो आदमी चला रहा था ना वहां से, उमर शेख। अगर ये इस गाड़ी को चला रहा था और वो उसमें ब्लास्ट में वो मारा गया है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी बॉडी को पता लगना चाहिए। उसी के लिए कोशिश कर रही है। कोई ऐसी बॉडी ऐसे अगर है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है, जी। तो हो सकता है उसके चांसेस हो कि उमर खालिद हो, उमर शेख हो उस केस में। तो ये अभी दिस ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और सबूत इकट्ठे करते हुए और इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करने में पुलिस को थोड़ा टाइम जी। जरूर लगेगा। और वो पुलिस अपने तौर पे अपने इसमें कर रही है। ठीक है सर, एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईपीएस अशोक कुमार जी, जो कि पूर्व डीजीपी उत्तराखंड से। सर, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर में, और आपका भी मैं नजरिया को समझने की कोशिश करूंगी इस बड़े घटनाक्रम को लेकर। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी अपडेट सामने आ चुकी है जिसमें एक तरफ पुलिस, दिल्ली पुलिस उमर को ढूंढ रही है, तो दूसरी तरफ खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनसे जब पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया तो कई और गिरफ्तारी होने की आशंका जताई जा रही है। जी, मेरे को कुल मिलाकर के, जैसा अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे, संभावना यही है कि पूर्णतः ये आतंकवादी घटना है, एक साजिश है, और ये बहुत बड़ी साजिश थी। अगर ये हम लोगों ने नहीं पकड़ा होता, जो फरीदाबाद में पकड़ा गया एक्सप्लोसिव विस्फोटक, तो हो सकता था ये कई शहरों में एक साथ बहुत बड़े एक साथ धमाके होते। तो ये सुरक्षा बलों की मैं इसको सफलता बताऊंगा कि इन्होंने इतने उसमें इसको पकड़ा है। और ये जी। संभव है क्योंकि अब उमर का नाम सामने आ चुका था, उसका साथी डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हो चुका था, तो उसे पता है कि वो बच के तो जाएगा नहीं। इसलिए या तो उसने खुद या उसके हैंडलर ने डिसाइड किया हो कि भाई अब तू जो कर सकता हो जल्दी में कर दे। तो मेरे ख्याल से ये उसी का परिणाम मुझे लगता है कि जो इन्होंने एक ब्लास्ट किया है, जो प्री प्लान्ड, जो बड़ी जो उनकी साजिश थी, वो फेल हुई हो, किंतु उन्होंने ये एक सिंगल बड़ी घटना कर डाली। ये मेरे को इसकी संभावना लगती है। करूंगी। आपने चूंकि फरीदाबाद का जिक्र किया कि हरियाणा पुलिस के कल हाथ देखिए एक बहुत बड़ी सफलता लगी थी, जहां पर कितनी भारी संख्या में यहां पर आरडीएक्स सामग्री और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई, और जिस डॉक्टर के घर पर बरामद की गई थी उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सर, ये समझने की कोशिश रहेगी कि ये सब कुछ प्री प्लान पहले से किया जा रहा था कि 10 नवंबर को ही अटैक किया जाएगा, अगर ये आतंकी साजिश है जो ऑफिशियल तौर पर अभी अनाउंस नहीं की गई है, या फिर ये जो कल सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई उसके बदले की भावना के तहत बड़ा अटैक किया गया? नहीं, मेरे विचार से बड़ी साजिश इनकी कोई और डेट में होनी थी, कोई और डेट में होनी थी, और जी। एक जगह नहीं होनी थी, वो कई जगह पे होती। हाँ। जितना मात्रा में विस्फोटक मिला है, तो एक लोकेशन पे नहीं होता, वो कहीं बहुत ज्यादा बड़ी लोकेशन पे होता। तो ऐसे में इन्होंने जो है इसलिए ये किया है क्योंकि पकड़ा गया, गैंग पकड़ा बिल्कुल। गया, तो पुलिस बाकी पूरे देश में बाकी साथियों को भी पकड़ेगी। जी। तो इसलिए कहा है कि जल्दी जल्दी में जो कर सकते हो करो। ये मेरे को ऐसा लग रहा है। जी, निश्चित तौर पर। एलेन राव जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सर देखिए, जब जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, तब लगातार सिक्योरिटीज को लेकर कहा जा रहा था कि कहीं तो फेलियर हुआ है, कहीं तो हीला हवाली लापरवाही हुई है, जिसकी वजह से 22 अप्रैल को आतंकी हमला हो गया। लेकिन सर देखिए, गुजरात से 3 आतंकी पकड़े जाते हैं, फिर सहारनपुर से एक आतंकी पकड़ा जाता है, फिर दिल्ली में इस तरह का अटैक हुआ। उससे पहले भी हम लगातार देख रहे थे कि अलग अलग जगहों से, राज्यों से आतंकी गतिविधि देखने को मिल रही थी या उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। तो क्या मानकर चला जाए कि अब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर यानी कि घाटी से हटकर अब छोटे छोटे शहरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और यहां पर किसकी लापरवाही फिर आप देख रहे हैं? देखिए, लापरवाही की बात जहां तक है ऋतु जी, इसमें नो डाउट कि उग्रवादी अपने तौर पर पूरी तैयारी के साथ काम करते हैं, और खास तौर से जो बदला लेने की भावना शुरू से चल रही है, और इसकी जो कहीं ना कहीं बागडोर जो संभाली हुई है, वो पाकिस्तान में बैठे आका कर रहे हैं। लेकिन उनके जितने भी यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, OGW जिसको बोलते हैं, वो हमारे देश के ही आदमी हैं जिनसे ये करवाते हैं, और वो हमारे देश के आदमियों पे ब्रेन वॉश करते हैं, उनको लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, और वो अलग अलग स्टेट्स में फैले हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं।
उनको निगरानी रखना, मैं समझता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और यहाँ की पुलिस है, हमारी भारत की पुलिस है, उनका काम है उन ऐसे आदमियों को आइडेंटिफाई करे और उनको रोकने की कोशिश करे कि इस प्रकार के जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका प्रिवेंटिव एक्शन, यानी कि उनको ऐसे कोई कि ऐसा क्राइम करने से पहले वो रोक सके, उसकी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। इस पर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है पुलिस के लिए और भी, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी। जी। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरा क्षेत्र पूरे भारत में वो फैले हुए हैं और हर एक स्टेट के आईबी के ऑफिसर्स हैं, वो अपने अपने एरिया में कोई खबर रखते हैं और इसके बाद जो खबर आती है उसको मेटेरियलाइज करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं। जैसे कोई आईबी की खबर यहाँ दिल्ली में कोई एक्टिविटीज नोटिस होती है तो वो स्पेशल सेल से मिलकर उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसी प्रकार हर स्टेट में आईबी की अपनी जो रिपोर्ट होती है उसके बेस पे वहाँ के स्टेट के जो भी एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और वो सारा इसमें मिलकर काम करते हैं। तो वो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि नो डाउट ये लोग बड़े मुस्तैदी से अपनी प्लानिंग से कर रहे हैं और लगातार अपना, उनको और काम तो है नहीं, वो सब ये काम में लगे हुए हैं। और पुलिस का काम भी यही है कि पुलिस भी अपने इनको रोकने में और इनको पकड़ने में ये लगी रहे, ताकि इनके ऊपर प्रेशर बना रहे। जितना ज्यादा पुलिस का प्रेशर इनके ऊपर उग्रवादियों पर रहेगा उतना ही ज्यादा जल्दी से और जल्दी देखिए इस वक्त चुनौतियां बहुत है पुलिस के सामने, और ना सिर्फ दिल्ली पुलिस के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, जम्मू या जहां जहां जिस राज्य का हम जिक्र कर ले, हर राज्य की पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरह से आतंकी गतिविधि का खात्मा करना। लेकिन सर, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जब अंजाम दिया जा रहा था तो उस दौरान हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो आतंकी गतिविधि है, जो आतंक वहां पर बैठे हुए हैं आका उनके, तो वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे हमारे वीर जवानों ने उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं दिया। तो क्या ये मानकर चला जाए कि उस दौरान की खुन्नस अब जाकर निकाली गई है? क्या उससे कनेक्ट किया जा सकता है इस पूरे कल के बड़े हादसे को? एलएन राव जी, एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर, फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के जो जिसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि वो उनको और कुछ तो मिला नहीं। उस टाइम पे इतनी बेइज्जती उनकी हुई है, हमारे जवानों ने उनको घर में जाके मारा था और उसके बाद वो सोच रहे थे कि अभी ऐसा कोई बड़ा प्लान करें ताकि उनको ये लगे कि हाँ हम एक्टिव हैं। और उन्होंने इसीलिए दिल्ली को चुना है, क्योंकि दिल्ली में कोई वारदात अगर करते हैं तो इसका असर पूरे वर्ल्ड की मीडिया उसको कवर करती है और यही एक असर है कि, और दिल्ली में भी, दिल्ली का दिल जिसे कहते हैं कि लाल किला, जहाँ पर हर साल प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस पर, वो उसको चुना है कि वहाँ लाल किला में जाकर करने की बात है। ये प्लानिंग का हिस्सा एक लग रहा है कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि देखिए हम कहीं भी आप पहुँच सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ये लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली इतनी बड़ी आतंकवादी घटना है। और नो डाउट कि आईबी और पुलिस ने अलग अलग शहरों स्टेट्स में जाकर इनके उग्रवादियों को पकड़ने का काम किया है और उनको एक्सपोज भी किया है। लेकिन ये जो कल जो भारी मात्रा में फरीदाबाद में एक्सप्लोसिव मिला था उसी का, और उसके साथ में कोई सहारनपुर से अरेस्ट हुआ, उसके बाद और कोई लोग अरेस्ट हुए इसमें, और ये होने के बावजूद हो सकता है ये जो कार थी इसमें एक्सप्लोसिव कहीं रखा वो पहले से ही हो और उसकी प्लानिंग चल रही होगी, ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में ब्लास्ट किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने लाल किला चुना। और लाल किला में भी टाइमिंग आप देखिए, 6 बजे बाद जब ज़्यादा भीड़ होती है सड़क पर, उस टाइम पे किया है। 2-3 घंटे इंतजार भी किया इसने। ये भी ऐसा लग रहा है कि वो इंतजार इसीलिए किया गया था कि अभी जल्दी निकलेंगे तो इतने ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो पाएगी। भीड़ की जगह में जाकर रेड लाइट के पास ऐसा ब्लास्ट करने की जो इसमें साजिश रची है इन्होंने, उसका एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी साजिश का हिस्सा था और प्लानिंग के बाद इन्होंने सारा ये कुछ किया है। चूंकि सर देखिए, जब यहाँ पर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद से तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे। हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा जब पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मैटर को लेकर सामने आएगा, तब किस तरह से चीजें यहाँ पर क्लियर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इफ एंड बट वाली जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है और उसमें सवाल ये उठ जाता है कि अगर ये वाकई में आतंकी हमला है, कल जो अटैक हुआ, तो निश्चित तौर पर फिर आने वाले समय के लिए जो स्थिति रहेगी वो फिर दुश्मन देशों के लिए सही नहीं रहेगी। तो ऐसे में इसका जो कनेक्शन अभी पाकिस्तान से जुड़ रहा है, तो क्या इसे एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में माना जाएगा? देखिए, इसमें तो कोई राय दो नहीं है, अभी पुलिस ने डिक्लेयर करना बाकी है और अपरेंटली ये एक आतंकवादी घटना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद या शाम तक हो जाएगा। लेकिन ये करने के बाद अब ये डिपेंड करता है हमारे देश की पूरी जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या
रक्षा मंत्री जी हैं या गृह मंत्री जी हैं, वो क्या इसमें इसको रिटेलिएट करते हैं? ये और रिटेलिएट करना बनता भी है उनका। वो इसलिए बनता है कि ऐसी घटना अगर उन्होंने करी है तो ये इतनी ज़रूरत की है। उन्होंने जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर था वो हमने जो इसी कंडीशन में बंद किया था कि ये दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं करेंगे, और करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्ट ऑफ वार की कैटेगरी में मैं कहता हूँ। अगर उन्होंने ये सोच समझ के ऑपरेशन सिंदूर का बदला अगर यहाँ पे लिया है तो डेफिनेटली अब हमें रिटेलिएट करने की जरूरत है। और वो जो हमने वहाँ पे एक युद्ध विराम टाइप का हो गया था, वो वाला अभी उसको कंटिन्यू करने की, जैसे मोदी जी ने कहा भी था कि अगर दोबारा कुछ शुरू किया तो हम बिना ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और ये फिर चालू हो सकता है, तो ये अगर उन्होंने ये चालू करवाने की पहल उन्होंने की है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी इसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। और पहले ये पता लग जाए कि इसमें कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शामिल हैं, कौन कौन अपराधी शामिल हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्लानिंग बनेगी। मैं जहाँ तक समझता हूँ प्लानिंग बनेगी दोबारा से कोई न कोई बड़ा ऑपरेशन करने की बात, तभी और इस बार जो ऑपरेशन होगा तो मैं समझता हूँ उसको रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार रोज रोज मरने से अच्छा है तो एक ही बार इसको इसका जवाब दे दिया जाए, ताकि कभी बिल्कुल दोबारा शुरू ऐसी चाहे हिम्मत कोई ना भी कर करे, सके लेकिन हमारे देश खात्मा की उसका और शांति। खत्म ही इसका भारत ही करेगा। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये भी उठ जाता है, स्लीपर सेल की भूमिका आखिर हमारे ही लोग निभा रहे हैं, जो उसके बाद चीजें ये हो जाती है कि हम दुश्मन देशों से तो बाद में लड़ेंगे, पहले अपने घर में जो दुश्मन हम लोगों ने पैदा कर रखे हैं उनसे तो लड़ लिया जाए। उनकी पहचान आखिर की कैसे जाए? ये पहचान करना आईबी का काम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। हर जगह थाने जो बने हुए हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उनका सब काम है। क्योंकि कोई ना कोई आदमी अगर यहाँ रह रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो रह रहे हैं तो कहीं हमारे एरिया में रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पुलिस का काम है, आईबी का काम है। और जो विदेशों में बैठे हुए हैं इस प्रकार के करने वाले, उनका काम है RNAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उनका काम है। तो वो काम अपना मुस्तैदी से करें। ऐसे लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। बाहर के दुश्मनों को तो हम बख्श लेंगे, वो तो ओपन वार हमारी हो जाती है, लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं उन दुश्मनों से लड़ना ये बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। वो चुनौती में हमें पब्लिक की मदद की जरूरत भी है। पब्लिक भी ओपनली आए और पता लगाए कि कौन आदमी ऐसे कामों में लिप्त है, क्योंकि पुलिस को भी पब्लिक खबर देगी तभी तो बात बनेगी। और पुलिस अपना काम करती रहे और साथ साथ पब्लिक उनको मदद करती रहे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में, ऐसे लोगों को चुन कर ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में। और जब ये कार्रवाई सारी हो जाएगी तभी हमारे जो देश के अंदर छुपे हुए दुश्मन है वो सामने आएंगे, वो एक्सपोज हो जाएंगे, इनके चेहरे एक्सपोज होंगे। और जितने भी हैं जोर शोर से लगाकर इन लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात भी सही है, पाकिस्तान बार बार यही कहता है कि देखिए हमें सबूत दिखाओ, हम तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपके लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये उनका कहना फिर वहाँ पे हो जाता है। लेकिन सबूत ये है कि जो आदमी यहाँ पकड़े जाते हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े होते हैं और डायरेक्शंस वहाँ से आती हैं। पाकिस्तान से जो डायरेक्शन मिलती हैं उनको उसी को वो कंप्लाई करते हैं, भले ही वो ब्रेन वॉश होने की वो कट्टर पंथवाद है, या वो रेडिकलाइज हो रहे हैं, या फिर वो पैसे के लालच में कर रहे हैं, या किसी और वजह से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये बात सही है आपकी कि यहाँ के लोग जो है उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। उसमें पब्लिक की कोऑपरेशन की जरूरत है और पुलिस को ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि उनको ढूंढे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है, आईबी का काम है, अपना काम और ज़्यादा चुस्ती से करें ताकि ऐसे लोगों की शनाख्त होकर उनके खिलाफ कार्रवाई जल्दी से जल्द किया जा सके। ठीक है सर, एक छोटा सा रिएक्शन और मैं लूंगी, 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। सवाल सर आपसे ये है कि अब आने वाले समय के लिए सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं दिल्ली में? आने वाले समय में अब देखिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें सारी हमें सुरक्षा को चाक चौबंद रखना है, कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा था कि 14-15 साल से कोई बड़ा आतंकवादी घटना दिल्ली में नहीं हुई है, तो हो सकता था कि हम और उस वजह से हर कोई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल पूरी तरह से रिलैक्स बैठे हुए थे, किसी तरह की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं थी कि कभी भी अगर कुछ अटैक होता है तो उसके लिए हम मुस्तैद रहें। बहरहाल सर, मेरे पास चूंकि समय की कमी है, आप हमारे साथ जुड़े, उस महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा की, उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब इंतजार यही है कि अब दिल्ली पुलिस का और तमाम जो टीमें इस पूरे मैटर को सुलझाने में गठित की गई है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या सामने आता है। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।